हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद है सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत ही मस्त तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी और हमारे इस प्यारे से सेशन का आप लोग पूरा लुत्फ उठा रहे होंगे और निश्चित रूप से आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। आपको पता है, बहुत ही बेहतरीन सवालों के साथ रोज शाम 5 बजे मैं आप लोगों के सामने हाजिर होता हूँ। तो जितने भी भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं, फटाफट से हमारे इस प्यारे से सेशन को आप लोग शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी, और अपने इस वीडियो को लाइक कर देंगे। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपको पता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, उनकी एक सीरीज हम लोगों ने चला रखी है। तो टॉपिक वाइज, टाइप वाइज, अलग अलग टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। ये जो सीरीज है ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, ये आप सभी लोगों को पता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल आप लोगों के सामने है, बेहद आसान सवाल है। देखते हैं कौन कौन भाई इसका जवाब दे पाता है। जैसा कि आपको पता है, हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप लोगों को 30 सेकंड का समय ज़रूर देते हैं, 30 से 45 सेकंड का समय ज़रूर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन है, प्यारा सा सवाल है, लाभ हानि का, जल्दी से करके बताएंगे। एक व्यापारी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। अगर वह वस्तु को आधी दर पर खरीदता और उसे पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता तो उसको कितना लाभ प्रतिशत होता, ये आप लोगों को बताना है यहाँ पे। तो चलिए भाई बताइए, सवाल का आंसर क्या होगा। 30 से 45 सेकंड का समय आप लोगों को दिया गया है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। जल्दी आप लोगों को बताना है आंसर जो है आपका क्या होगा, ठीक है। चलिए भाई, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, ये तो आप लोग बता ही पाओगे। देखो भाई सुनो, एक व्यापारी एक वस्तु को 25% के लाभ पे बेचता है। देखो मान लो व्यापारी जो है वो उसे 100 रुपये की लाया, कितने की लाया, 100 की लाया, 25% के लाभ पर बेच दिया, 25% के लाभ पर बेच दिया। इसका मतलब उसने उसे 125 में बेच दिया, इसका मतलब यही तो होगा, उसने उसे 125 में बेच दिया। फिर कह रहे अगर वो आधी दर पर खरीदता, आधी दर यानी कि 100 का आधा कर दो। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर वो सेकंड कंडीशन में, वो ये कहना चाह रहा है अगर वो उसे 50 रुपये की खरीदता, ठीक है, और उससे पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता। सेकंड कंडीशन में जो एसपी है वो तो 125 ही है, एसपी जो है वो तो 125 ही है। तो पूछा गया है उसको लाभ प्रतिशत कितना होता। बड़ा सिंपल सी बात है, पहले 25% के लाभ पे बेच रहा था तो 100 की कोई चीज़ है उसे 125 में बेच देगा। अब उसने आधे मूल्य पे खरीदा है यानी 50 में खरीदा है, बेच उतने में रहा है जितने में पहले बेच रहा था। तो प्रॉफिट बताना है, प्रॉफिट कितना होगा। तो सीधा सीधा आप लोग कह सकते हो सर 50 की कोई चीज़ अगर 125 में बेची जाएगी तो 75 का प्रॉफिट हो जाएगा। और किस पे हो जाएगा, 50 पे हो जाएगा। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। और परसेंटेज में बदलने के लिए आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से। देखो 50 से आपका 100 कट गया 2 बार, ठीक है। 75 को 2 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास 150% आ जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा वो हमारे क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताओ भाई, ऑप्शन डी हमारे सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोगों के सामने है, समय, चाल और दूरी से। बेहद बेहतरीन सवाल है प्यारे भाइयों, जबरदस्त सवाल है। देखते हैं कितने भाई सवाल को कर पाएंगे, ठीक है। जल्दी से सवाल को करेंगे भैया आप लोग। बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी से आप लोग बताओगे क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे होने वाला है। 30 से 45 सेकंड का टाइम आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। बताइए भाई क्या सवाल का आंसर होने वाला है। दो व्यक्ति हैं ए और बी, सुबह 10:30 बजे एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 30 मिनट बाद ए जो है 20 किलोमीटर पर आवर की गति से बी की तरफ आगे बढ़ता है, जबकि दोपहर 12 बजे बी 15 किलोमीटर पर आवर की गति से ए से दूर जाता है। अगले दिन सुबह वो कितने बजे मिलेंगे, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है भाई। बोला गया है 2 पर्सन ए एंड बी आर एट द डिस्टेंस ऑफ 110 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर एट 10:30 AM। यानी सुबह 10:30 बजे की बात है जब वो एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर थे। उसके बाद आधा घंटे बाद 30 मिनट बाद ए जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी की तरफ चल रहा है, और दोपहर 12 बजे बी जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से दूर जा रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। अब समझना भाई बात को, ध्यान दोगे बोर्ड पे आप लोग। देखो
क्वेश्चन को बना देते हैं छोटा, क्योंकि हमें लिखना है बहुत सारा डेटा। ओके, देखिएगा बच्चों, दो व्यक्ति ए और बी सुबह 10:30 बजे एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे मान लो यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे कौन हो गया, बी हो गया। सुबह 10:30 बजे की बात थी, ये सुबह 10:30 बजे की बात थी, 10:30। ये बात कब की है, 10:30, जब ये एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर थे। 10:30 की बात है जब ये एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पे थे। फिर बोल क्या रहा है, देखो 30 मिनट बाद ए जो है ना वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी की तरफ चलता है। 30 मिनट बाद इसका मतलब 11 AM, इसका मतलब 11 AM। ठीक है भाई, ये 10:30 AM की बात है ना। तो देखो 30 मिनट बाद 11 बजे ए जो है वो कितने की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी की तरफ चलना शुरू कर देता है, इधर चलना शुरू कर देता है ए। ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं भाई। फिर कह रहा है 12 बजे बी, अब बी ने कितने बजे चलना शुरू किया, 12 बजे चलना शुरू किया है बी ने, और स्पीड क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर है बी की जो स्पीड है। और ये क्या कर रहा है दोस्तों, ये ए से दूर जा रहा है, मतलब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, अच्छे से समझना सब भाई। आप मुझे खुद बताओ, ये 11 बजे चल रहा है, ये 12 बजे चल रहा है, तो एक काम करो, इसको भी एक बार आप 12 बजे तक चला लो, इसको भी एक बार आप 12 बजे तक चला लो। ठीक है, तो मुझे पता है ये हर घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, तो भाई 11 से 12 एक घंटे में, एक घंटे में ये 20 किलोमीटर चल लेगा, ये 20 किलोमीटर चल लेगा। टोटल डिस्टेंस 110 था, 20 ये चल लिया है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बच जाएगा, 90 किलोमीटर बच जाएगा। और अब जैसे ही आप लोगों के 12 बजेंगे ना, अब ए भी इधर चल रहा है और बी भी इधर चल रहा है, तो सुनो, अब दोनों के बीच में जो दूरी है, दोपहर, ये 12 बजे की बात है, दोनों के बीच में जो दूरी है ना, दोपहर 12 बजे, यहाँ एम की जगह पीएम आएगा, क्योंकि भाई एम तो रात को 12 वाला होता है। ठीक है, ये बज गए दोपहर के 12। अब दोपहर के जैसे ही भाई 12 बजे, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही 12 बज गए, 12 PM लिख लेता हूँ मैं इसको, है ना, समझने में आसानी रहेगी। यहाँ भी हम लोग एम की जगह क्या लिख लेते हैं, PM। एम तो यहीं रहने दो, ए हट जाओ। ठीक है, दोपहर के 12 वो PM ही मान लो, यानी कि नून है लिखा हुआ है वहां पे स्पष्ट, दोपहर के 12 बज गए। देखो भाई, मैं दोबारा एक बार सवाल समझा देता हूँ आप सभी भाइयों को। 10:30 बजे ए और बी के बीच में दूरी 110 किलोमीटर थी। आधा घंटा बाद ए ने, यानी कि 11 बजे ए चला 20 की स्पीड से, तो 12 बजे तक 20 किलोमीटर चल लेगा, तो इनके बीच में दूरी जो 110 थी ना, वो 90 किलोमीटर बच गई। लेकिन जैसे ही 12 बजे, अब बी ने भी ए से दूर जाना शुरू कर दिया। तो मेरी बात को सुनो, दोनों के बीच में जो दूरी है ना, वो तो दे रखी है 90 किलोमीटर। अब देखो दोनों लोग चल रहे हैं एक ही दिशा में, तो चाल की जगह सापेक्ष चाल का यूज होगा। सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल कैसे लेंगे भाई, घट जाएगी ज़्यादा में से कम। देखो 20 में से 15 घटाओ, जब समान दिशा होती है चाल घट जाती है, तो ये आ जाएगा आपके सामने 5 किलोमीटर पर आवर। आ गया कि नहीं आ गया। अपने को बताना है समय, और देखो समय जो होता है ना वो दूरी बटे चाल होता है। समय क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी तो 90 किलोमीटर है, चाल 5 है, तो मैं कह सकता हूँ भाई 18 घंटे लगेंगे इनको मिलने में, 18 घंटे लगेंगे इनको मिलने में। और 18 घंटे कितने बजे बाद, 12 बजे के बाद 18 घंटे इनको और लग जाएंगे। 12 बजे के बाद 18 घंटे और लग जाएंगे। 12 18 30 होता है, 30 का मतलब है अगले दिन सुबह मॉर्निंग में 6 बजे ये लोग मिल जाएंगे। बोलो भाई सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, बताओ भाई। अगले दिन कितने बजे वो लोग मिल जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा सर 6 बजे मिल जाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा, 12 बजे के बाद 18 घंटे लग रहे हैं ना मेरे बच्चों। सुनो, 12 बजे के बाद अगर 12 घंटे लगते तो रात के 12 बज जाते। अब 6 घंटे और हैं, तो सुबह के 6 बज जाएंगे कि नहीं बज जाएंगे। तो मैं कह दूंगा ये जो हमारा टाइम आएगा अगले दिन सुबह 6 बजे का आएगा, यानी अगले दिन ये लोग सुबह 6 बजे मिल जाएंगे एक दूसरे से। समझ गए बात को। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने क्षेत्रफल तथा आयतन से है, जल्दी से बताओगे। एक समलंब चतुर्भुज का सवाल दिया हुआ है, ट्रेपीजियम का सवाल आप लोगों को दिया हुआ है। समलंब चतुर्भुज के सवाल में आप लोगों से क्या कहा गया है कि भाई दोनों समांतर भुजाएं दे रखी हैं, क्षेत्रफल दे रखा है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बतानी है, हाइट बतानी है। तो इससे आसान सवाल मेरे हिसाब से तो क्या ही होगा, जल्दी से सारे के सारे भाई बताइएगा। बोलो भाई क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर। समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है, समांतर भुजाएं दे रखी हैं, एक 14 सेंटीमीटर है, एक 35 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, देखिएगा
ये एक बेहद आसान सवाल है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे भैया ना। देखो सुनो, समलंब चतुर्भुज जानते हो आप लोग, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और एक भुजा दूसरी से बड़ी होती है, उसको अपन समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये वाला है, ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। इसकी एक भुजा 14 सेंटीमीटर, एक 35 से छोटी वाली, तो ऑब्वियसली सी बात है 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये दोनों भुजाएं समांतर है ना। और ये वाली भुजा जो है वो कितना सेंटीमीटर भाई, 35 सेंटीमीटर है। पूछा गया है दोनों भुजाओं के बीच की दूरी बताओ, यानी कि ये वाली जो हाइट है ना, ये वाली हम लोगों को बतानी है, ये वाली हाइट h का मान अपने को बताना है। आपको दिया हुआ है इसका एरिया, क्षेत्रफल दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है बताओ। एरिया आप लोगों को दिया हुआ है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप लोगों को दिया हुआ है। देखो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 14 + 35 गुणा उनके बीच की दूरी यानी h। इसका मान आप लोगों को दिया हुआ है। ये बात आपको भाइयों पता होना चाहिए। अगर एरिया का फॉर्मूला आपको पता नहीं रहेगा तो आप ये वाला क्वेश्चन फिर नहीं कर पाओगे। देखो भाई ध्यान दे लो, समलंब चतुर्भुज हम लोगों को दिया गया है, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। 1/2 आएगा, समांतर भुजाओं का योग आ जाएगा, और गुणा में आ जाएगा उनके बीच की दूरी आ जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात को आप सुनेंगे, ये दो उधर चला जाएगा, 14 और 35 हो जाता है 49 गुणा h बराबर 1176 गुणा में 2 ऊपर चला जाएगा। इसको 7 से काटो, देखो 7 से 7 बार, 7 से इसको काटो, 7 एकम 7, 4 बचेगा 47 हो जाएगा, 7 छिक्की 42, 5 बचेगा 56 हो जाएगा, 7 8 56 आ गया। फिर 7 से काटो इसको आप, 7 दूनी 14, 2 बचेगा 7 चौके 28, तो h का जो मान आएगा वो आ जाएगा 24 दूनी 48। क्या आ जाएगा, 24 दूनी 48 सेंटीमीटर में। तो हम कह सकते हैं समांतर जो चतुर्भुज है, समलंब जो चतुर्भुज है, उसकी भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो कितना सेंटीमीटर आ जाएगी दोस्तों, तो वो 48 सेंटीमीटर हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है ना मामला। आगे बढ़े, चलो भाई, एक बेहद आसान सा प्यारा सा बहुत ही बढ़िया सा सवाल आप लोगों के सामने है। सवाल में दिया हुआ है x² + 1/x² की वैल्यू 2 दिया हुआ है। मैं लिख देता हूं अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो, x² + 1/x², इसका मान आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है। फिर आप लोगों से ये पूछा गया है कि यार x की पावर 6 का मान क्या होगा। कोई भाई बता सकता है, कोई भाई बता सकता है, बताइए जरा। देखो इसके लिए ना मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। चलो 30 सेकंड का समय आप लोगों को मैंने दिया, अगर कोई भाई बताना चाहता है तो आंसर बताएं, उसके बाद मैं अच्छा सा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर बेस्ट आप लोगों को बताऊंगा। ये काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, बेहद आसान ये सवाल होता है, ठीक है। देखो भाई सुनो, ध्यान दो बोर्ड पे सब भाई, है ना। देखो भाई, कभी भी आपके पास कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग अगर 2 आ जाए, सुन लो मेरी बात, आप ध्यान से सुनना भाई। अगर कभी भी कोई भी नंबर दे रखा है आपको, वो नंबर और उसका उल्टा, उनका योग अगर 2 आए ना, तो उस नंबर का मान हमेशा 1 होता है, तो k का मान यहाँ पे 1 होगा। ये बात आप याद रखें, इसको चाहे सोल्व कर सकते हो, द्विघात समीकरण बन जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। इसी प्रकार यहाँ पे आप इसको k मान लो, इसको 1/k मान लो, तो संख्या तथा उसके उल्टे का योग अगर 2 आ जाए तो संख्या का मान 1 होता है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि x² का मान 1 होगा। अगर x² का मान 1 होगा तो x का जो मान आएगा वो हम ±1 कह सकते हैं, ±1 कह सकते हैं। माइनस की कोई जरूरत नहीं है, हमें x की वैल्यू 6 चाहिए तो x का मान हमारा 1 ही आ जाएगा भाई। स्क्वायर हटाऊंगा रूट आएगा, तो x की वैल्यू 1 आ गई। आपसे पूछा है x की पावर 6 बताओ, यानी कि मैं कह सकता हूँ यार 1 की पावर 6 बताओ। अब 1 की पावर 6 का मतलब है 1 को आपस में 6 बार गुणा करो, तो मेरे भाई ये तो 1 ही आएगा।
तो आंसर क्वेश्चन का कितना आ जाएगा हमारा 1। आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा एकदम राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? ठीक है भाई, अगला सवाल चलो। आप लोगों के लिए बेहद अच्छी सूचना, खुशखबरी। दोस्तों जैसा कि आपको पता है उत्कर्ष परिवार में बिग समर सेल ऑफर चल रहा है जो कि 14 जून से लेकर 20 जून तक होने वाला है। तो जितने भी भाई बहन आपके यार दोस्त एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 90% तक की छूट मिल रही है दोस्तों। अप टू 90% ऑफ चल रहा है। और साथ में एक जो बड़ा ऑफर आपके लिए चल रहा है वो ये है कि आपको एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट भी मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को कूपन कोड यूज में लेना होगा और वो कूपन कोड क्या है दोस्तों, UC13। ये कूपन कोड आप अप्लाई करोगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। कितने परसेंट का? 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज ही आप उत्कर्ष क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप में जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे CGL, CPO, CHSL या फिर आप किसी रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ALP का हो, टेक्नीशियन का हो, RPF SI हो, कांस्टेबल हो, ग्रुप डी हो, NTPC हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जाम के लिए बेहतरीन डिजाइन किया हुआ कोर्स आपको मिलेगा। लाइव कोर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड कोर्स मिलेंगे, सब चीज आप लोगों को ऐप पर मिलने वाली है और बहुत भारी डिस्काउंट के साथ मिलने वाली है। 90% तक का डिस्काउंट तो आप लोगों को मिल ही रहा है, साथ में 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। ओके भाई, तो चलिए प्यारे भाइयों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है डिविजिबिलिटी रूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाइयों, डिविजिबिलिटी रूल से आप लोगों को दिया हुआ है कि एक संख्या आप लोगों को दे रखी है 476**0, 3 और 11 दोनों से डिविजिबल है। तो बताना है सैकड़े और दहाई के स्थान पर गैर शून्य अंक क्रम से कौन से होंगे। सैकड़े का अंक पहले बताना है, दहाई का अंक बाद में बताना है। ठीक है भाई, बोलो भाई आंसर क्या होगा। बढ़िया सवाल, क्या आंसर आएगा बताइए जरा। ठीक है, आसान सवाल है। देखो भाई आप इस सवाल को कई तरीके से सोच सकते थे और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है ऐसे सवाल में तो क्या ही दिमाग लगाना यार। ऑप्शन में दोनों वैल्यू दे रखी है, रख के देख लो यार, काम बन जाएगा, सिंपल। देखो ध्यान दो बोर्ड पे, नंबर क्या दिया हुआ है 476* और आगे क्या दिया हुआ है 0। तो देखो भाई यहाँ पे मैंने कहा यार 476 है और यहाँ पे 2 गैप है, 2 नंबर गायब है और एक हमें 0 दिया हुआ है। हमारा जो ये संख्या है ये 3 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। आपको पता होगा कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि यार अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, ये तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। 11 का नियम क्या होता है कि भाई एकांतर क्रम में अंकों का योग करते हैं और उनका जो डिफरेंस आता है वो 0, 11 या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए। ये हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो सुनो भाई, उसने पूछा है सैकड़े और देखो सैकड़े और दहाई के स्थान पर अंक बताओ। तो मैंने माना सैकड़े पे 2 और दहाई के स्थान पर 3 है, तो ये सैकड़ा हो गया, ये दहाई का स्थान हो गया। मैंने 2 और 3 मान लिया। चेक कर रहा हूँ क्या 3 का भाग इसमें जा रहा है क्या। देखो 3 में जा रहा है, 6 में जा रहा है, 7 और 2 9 में जा रहा है, लेकिन 4 में नहीं जाएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा उत्तर नहीं है। तो फिर मैंने क्या रख के देखा मेरे बच्चों, फिर मैंने रख के देखा 3 और 2, तो 3 और 2 भी काम नहीं बनेगा हमारा। पता है क्यों? क्योंकि 3 में भाग जा रहा है 3 का, 6 में जा रहा है, 7 2 9 में जा रहा है, लेकिन 4 में नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। फिर मैंने 8 और 5 रख के देखा, भाई यहाँ पे आप 8 रख रहे हो, यहाँ पे आप 5 रख रहे हो। तो अब ध्यान देना आप लोग, देखो 6 में 3 का भाग जा रहा है और भाई 8 और 7 15 में भी जा रहा है,
4 और 5 9 में भी जा रहा है, मतलब 3 का तो यहाँ पे जा रहा है। अब 3 का जा रहा है तो 11 का भी चेक करना पड़ेगा। कैसे? एक एक अंक छोड़ के जोड़ो, 4 और 6 10 और 5 15 आ गया मेरे बच्चों यहाँ पे। और इधर देखो 7 और 8 यहाँ पे भी 15 आ गया। अगर आप देखोगे इनका डिफरेंस आपके पास 0 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 11 का भी भाग जाएगा और 3 का भी चला जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी भी हमारा यहाँ पे कट जाएगा। ओके भाई, 8 और 5 सैकड़े के स्थान पे हमारा 8 आ जाएगा और दाएं के स्थान पे क्या अंक आ जाएगा भाई? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। अगले सवाल पे बढ़ते हैं भाई। ये एक बहुत बेहतरीन सवाल है, देखते हैं क्या आप इसका भी जवाब दे सकते हैं क्या। बहुत प्यारा, जबरदस्त, शानदार, धमाकेदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 3 भिन्न दे रखे हैं आप लोगों को एक्स वाई जेड। किस प्रकार दे रखे हैं कि एक्स सबसे बड़ा है, फिर वाई है, फिर जेड है, जेड सबसे छोटा है। ठीक है, जब इनमें से सबसे छोटे को सबसे बड़े से भाग दिया जाता है तो परिणाम आता है 9/16, जो कि y से 0.0625 ज्यादा है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 1 से ही 13/24 है तो x प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है भाई, आराम से सवाल को पढ़ो। एक बार फिर से आप लोगों के लिए समय देता हूं इस क्वेश्चन के लिए मैं 30 से लेकर 45 सेकेंड का। कीजिए भाई क्वेश्चन को ना, जल्दी से आप लोग मुझे बताओगे क्या हो सकता है आंसर। बताइए भाई। देखो भाई, ध्यान से मेरी बात को समझेंगे आप। ठीक है, बहुत गजब सवाल है दोस्तों, ध्यान दो बोर्ड पे। देखो भाई, सवाल क्या कह रहा है, सबसे बड़ा है x, उसके बाद नंबर आता है y का, उसके बाद नंबर आता है z का। क्वेश्चन में बोला गया है सबसे छोटे को सबसे बड़े से भाग दिया जाता है। सबसे छोटा ये वाला हो गया और सबसे बड़ा ये वाला हो गया। तो ऐसा करने पर क्या आ रहा है, तो 9/16 आ रहा है। 9/16 आ रहा है। ये जो 9/16 आया है ये y से इतना ज़्यादा है, y से इतना ज़्यादा है, मतलब y इससे इतना कम है। यानी अगर मुझे y का मान निकालना है तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि 9/16 इसको एक बार अगर मैं सोल्व करूँ ना, भाग अगर मैं यहाँ पे दूँ तो देखो ये आएगा 0.90 हो गया, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 हो गया, फिर 10 बचेगा, फिर 0 लगेगा, 16 छक्के 96, 40, 16 दूनी 32 हो जाएगा, और फिर 8 16 पंजे 80, यानी इतना आएगा 0.5625 आएगा। तो देखो अगर आप y की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहते हो, अच्छा इसको भिन्न में रहने दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, भिन्न में रहने दो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे ये वाला दिया हुआ है 0.0625, आप इसे भिन्न में बदल लो, 4 अंक हटाओ और नीचे लगाओ 10,000। ठीक है, 25 चौके 100, ये 400 आएगा, 25 से ये 25 बार कटेगा, 25 से एक बार, 25 से 16 बार, तो ये तो 1/16 हो गया। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है 1/16 हो गया। तो देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना, सवाल ये कह रहा है कि जो z/x 9/16 जो आया है ना, ये y से इतना ज्यादा है, मतलब y जो है ना वो इससे इतना कम है, इतना कम है, यानी कि जो y है वो 9/16 से कितना कम है भैया, 1/16 कम है। ये 1/16 मैंने कैसे लिखा, मैं जानता हूं 0.0625 की जो वैल्यू होती है वो 1/16 होती है। तो यहां से आपके पास y का मान आ जाएगा 8। देखो 9/16 में से 1/16 जाएगा ना तो 8/16 बचेगा, 8/16 का मतलब होता है 1/2। तो y की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, आप बताओ, आ गई ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, वो कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको दे रखी है कितना, 1 सही 13/24 है, 1 सही 13/24। इसका मतलब होता है 24 से कम 24 और 13, यानी 37/24 आप लोगों को दिया हुआ है। आपसे x प्लस जेड पूछा है तो y का मान घटा दीजिए उधर जाके, x प्लस जेड जो आएगा, देखो 37/24 में से आपको y का मान घटा देना है, y का मान यानी 1/2 घटाना है, बस इतना काम आपको करना है। एलसीएम ले लो भाई, 24 ही आएगा।
और यहाँ पे पूरा पूरा भाग गया, ये 37 आ गया, माइनस 2 का भाग दूंगा 12 बार चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 और अपॉन में आ जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर और नॉट? सहमत हो भाई? तो बहुत बेहतरीन सवाल, शानदार क्वेश्चन। चलो भाई अगले सवाल की तरफ लेके चलता हूँ आप लोगों को। देखो ये भी बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों, इसको आप लोग ट्राई करोगे कि भाई आपको दिया हुआ है 4 की घात 315 माइनस 1 और 4 की घात 25 माइनस 1। आपको क्या बताना है? इसका HCF आप लोगों को बताना है। एक जो डाटा आप लोगों को दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है 4 की घात 315 माइनस 1, और दूसरा जो डाटा आप लोगों को दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 की घात 25 माइनस 1, ये आप लोगों को दिया हुआ है। ओके, आपको बताना है दोस्तों इसका HCF क्या होगा, इसका HCF क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, कीजिए भाई क्वेश्चन को जल्दी से। क्या हो सकता है आंसर? पता है आप लोगों को कॉन्सेप्ट का? चलिए भाई इस क्वेश्चन का मैं आप लोगों को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर कभी भी आप लोगों के पास ऐसा आ जाए, यदि a की पावर m प्लस 1 और a की पावर n प्लस 1, या यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो HCF हम लोग निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? सुनो, सबसे पहले तो a आ जाएगा, और जो पावर है ना, पावर m और n, आपको इनका ही HCF लेना है बस, पावर का। प्लस 1 है तो प्लस 1 लगाएंगे, माइनस 1 है तो माइनस 1 लगाएंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, पावर का HCF लेना होता है। तो देखो भाई सबसे पहले तो भाई 4 आ जाएगा यहाँ पे, और जो घात आपको दे रखे इनका HCF ले लो, तो 315 और 25 इनका HCF, तो इनमें तो केवल 5 ही कॉमन है, तो इनका HCF 5 आएगा, तो आएगा 4 की पावर 5, माइनस 1 है तो आप भी माइनस 1 लगा दो। 4 की पावर 5 का मान होता है 1024, माइनस 1 आपको करना है, तो इसका मतलब हमारे सवाल का जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 1023। क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 1023 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, चलो भाई अगला सवाल आप लोगों के सामने है, बेहद आसान सवाल है। 30 सेकंड में बताने का प्रयास करोगे कि मान लीजिए कि x 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें अगर आप 2, 3, 4, 5, 6, 7 से भाग दोगे तो हर स्थिति में शेष 1 आएगा। लेकिन अगर x का मान 2000 से लेके 2500 के बीच में है तो x के अंकों का जोड़ बताना है आपको। याद रहे उसने एक स्पष्ट कंडीशन दे दी कि x का मान जो है ना वो कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, 2000 से लेकर 2500 के बीच आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, देखो भाई ध्यान देना, ध्यान से बात को समझना। देखो सबसे पहले तो आप 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ढूंढो जिसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन सब का भाग जाए। तो भाई इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा, इन सब का एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, एलसीएम देखो अगर 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम लोगे 60 आएगा, 60 को 7 से गुणा कर दो आप, तो मैं कह सकता हूं इनका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा भाई 420। 420 आ गया। अब हमें संख्या लेनी है 2000 से लेके 2500 के बीच में। अब एक बात और है कि भाई शेष 1 आ रहा है, तो 420 तो ऐसा नंबर है जिसमें इनका पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेष 1 आ रहा है तो 1 भी जोड़ना पड़ेगा। नंबर 421 पर हम नहीं ले सकते क्योंकि नंबर तो 2000 से 2500 के बीच में जाना है। तो देखो मैं इसको सीधा सीधा 5 से गुणा कर देता हूं क्योंकि मुझे पता है मैं 2000 के आसपास पहुंच जाऊंगा। 5 से अगर आप इसको गुणा करोगे ना प्यारे बच्चों, आप इसको 5 से गुणा करोगे, 5 चौके 20 और 20 पंजे 100, यानी कि ये आ जाएगा 2100। कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा 2100। तो 2100 एक ऐसा नंबर है जो 2000 और 2500 के बीच में भी है और इनका भी भाग जा रहा है, लेकिन शेष 1 बचना चाहिए, तो 1 आप इसमें जोड़ दो, यानी कि मैं कह सकता हूं नंबर आएगा 2101, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 2101 आ गई। 2101 ऐसा नंबर है, देखो अगर आप 420 फिर जोड़ दोगे तो 2500 से भी कूद जाओगे, तो नंबर तो यही है। आपसे पूछा क्या गया है? अंकों का योग बताना है, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। अंकों का योग करोगे, जोड़ दो, 2 और 1 3 और 1 4 हमारे सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, तो चलिए प्यारे बच्चों आज के इस लाइव सेशन में हम लोग इतना ही डिस्कस करने वाले हैं और बाकी मुलाकात करेंगे हम लोग कल शाम को। मिलते हैं 5 बजे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।